मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद। मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं अमेरिका, मैं लंदन, मैं सीएफए, मैं एसीसीए। बेटे सभी कोर्सेज मैंने किए, लेकिन एक बात आपको कहना है कि इतने ज़्यादा कोर्सेज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट एसीसीए अगर क्लियर कर लेते हैं 1.5 ईयर में और प्रॉपरली प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस आपके पास आ जाता है तो स्काई इज द लिमिट यार, स्काई इज द लिमिट। इतने सारे कोर्सेज मुझे पता नहीं था, काउंसलिंग नहीं मिली, मैं करता गया करता गया करता गया। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इतना कुछ करने की, बट आप जो कर रहे हैं ना एसीसीए, आपका अटेम्प्ट होना चाहिए कि 1.5 ईयर में अलॉन्ग विद जो ग्रेजुएशन, और इफ यू हैव ऑलरेडी डन ग्रेजुएशन बेटे वो कंप्लीट करना है किसी भी तरह से। इससे ज़्यादा टाइम लिया तो गलत होगा। रजिस्टर ओपन करें जी। मैं भूपेश आनंद इस समय एसीसीए F2 नॉलेज लेवल मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 11 कैपिटल बजटिंग का लेक्चर नंबर 5A, मैं अभी तक 5 लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूँ इंक्लूडिंग ए सीरीज। आज 5A करूंगा, इसका मतलब आई विल बी डूइंग सम प्रैक्टिकल पार्ट। मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 4 में और 5 में आपको कुछ थ्योरी बताई है, उसके ऊपर आज हम प्रैक्टिकल करेंगे। आप रजिस्टर ओपन कर लें, एसीसीए नॉलेज लेवल F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर 11 लेक्चर कैपिटल बजटिंग लेक्चर 5A। चलिए जी, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 5A। कमर बिल्कुल सीधी करके बैठना है, बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। इन बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर का एजेंडा थोड़ा सा बता दूं। First point is I will be discussing about what we have already discussed in lecture number 4 and lecture number 5, and I will be showing you from Kaplan and BBB। तो मैंने आपको लेक्चर 4 में और 5 में थोड़ा सा ये बताया था कि व्हाट आई मीन बाय नॉर्मल पे बैक पीरियड, जिसको हम जनरली कहते हैं अनडिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, और देयर इज डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ऑल्सो। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इज अ बेटर वर्जन एज कम्पेयर टू नॉर्मल पे बैक पीरियड, ये बात हमें मालूम ही है। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बात ये रख रहा हूँ कि आपने लेक्चर नंबर 4 में ये देखा कि पे बैक पीरियड क्या होता है और उसके पीछे भावना क्या है, व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द इंटेंशन, व्हाट इज द स्पिरिट बिहाइंड पे बैक पीरियड। कि पे बैक पीरियड में आप क्या करना क्या चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू रिकवर। जो आपने आउटफ्लो बिगिनिंग में इन्वेस्ट किए, जो पैसे लगाए, वो कितने पीरियड में वापस आ जाएंगे। दिस इज अ कैपिटल एनालिसिस अप्रेजल मेथड और डिसीजन क्राइटेरियाज ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिसाइड। अब मैंने डिसीजन क्राइटेरियाज में आपको दो बताए, एक नॉन डिस्काउंटेड और एक डिस्काउंटेड। नॉन डिस्काउंटेड में पे बैक पीरियड बताया, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बताया, आरओआई बताया। अब चांस की बात है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और आरओआई वी विल बी डिस्कसिंग इन F5, हम F2 में कवर नहीं करेंगे। बट द पॉइंट इज, मैंने खाली नाम इसलिए बता दिया कि आपको एक आइडिया रहे कि दैट there are some more criteria also which we will not be discussing in F2 management accounting, rather we will be discussing in F5 और इन F9। स्पेसिफिकली आई विल बी सेइंग इन F9 में कैपिटल वेटिंग का डिस्कस करेंगे। तो आपको लिखने हैं, नाम तो लिखने ही है ना। डिस्कस हम पे बैक पीरियड कर रहे हैं। फिर मैंने कहा इसका नाम नॉर्मल पे बैक पीरियड भी है, नॉन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी है। फिर मैंने आपको कुछ इसके ड्रॉबैक्स बताए कि भाई इसके ये ड्रॉबैक्स हैं, ये दिस डज नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एंड एक्चुअली एज अ फाइनेंस मैन, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ ACCA, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट मनी हैज़ इट्स ओन टाइम वैल्यू। मनी की अपनी टाइम वैल्यू है, ये बात आपको पता ही है। तो इसलिए ज़्यादा बेटर वर्जन क्या है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के स्टेप्स बताए। स्टेप नंबर 1, यू हैव टू प्रिपेयर अ टेबल, देन यू हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लोज, देन यू हैव टू कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव वैल्यूज। क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज कैलकुलेट करेंगे तो अकॉर्डिंगली आप उस पे बैक पीरियड को निकाल पाएंगे। एंड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इज लॉन्गर देन नॉर्मल पे बैक पीरियड। अब ये MCQ में आ सकता है कि वेदर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इज शॉर्टर देन नॉर्मल नॉन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड और लॉन्गर देन पे बैक पीरियड। बेटा इट इज ऑलवेज लॉन्गर, क्योंकि हमने कैश इनफ्लोज को कम कर दिया, छोटा कर दिया। फिर मैंने आपको उसके बाद नॉर्मल पे बैक पीरियड के बाद लास्ट लेक्चर नंबर 4 और 5 में बस यही बातें बताई थी। अभी हम कैप्लॉन में आ ही रहे हैं, और कैप्लॉन से मैं बेटे आज के इस लेक्चर के थ्रू एक तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 6 करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 7 करेंगे, और उसके बाद में पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक फ्रॉम योर कैप्लॉन में दिखाऊंगा। आप एक बार सभी बच्चे, सभी के सभी स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ अपना कैलकुलेट, अपना यू हैव टू कीप इट योर कैलकुलेटर अपने सामने हार्ड कॉपी रख लीजिए। और आज देखिए, सबसे पहली बात जो मैं बताने वाला हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एज पर कैप्लन एंड BBB, नो डाउट दे हैव ओनली
टोल्ड अस 3 मेथड्स, बट बेटे मैं आपको क्या बताऊं, एक तो ये पे बैक है, एक नॉन डिस्काउंटेड है, एक डिस्काउंटेड है, एक एनपीवी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको मैं एक नया क्राइटेरिया और बताने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, उसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीआई। एक रेशो बताऊंगा बिकॉज उसका मॉक टेस्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं, दे हैव नॉट इंक्लूडेड हियर, तो उसको डिस्कस करेंगे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डिस्कस करेंगे। पे बैक पीरियड, we have already seen payback period and we have seen the decision criteria. Compare the payback period to the company's maximum return time allowed and if the payback is quicker. जैसे मैं आपको कहता हूँ कि ACC अगर आप कर लेते हैं 1.5 ईयर में, इट मीन्स योर इन्वेस्टमेंट, जो आपने टाइम की इन्वेस्टमेंट की है, फंड्स की इन्वेस्टमेंट की है, इट विल बी रिटर्न बैक, ये आपको वापस मिल जाएगी। तो शॉर्टर द पे बैक पीरियड बेटर इट इज। मेरी बात आप समझ रहे? ठीक है सर। फेस, it means it is the criteria, you know, shorter the payback period better it is। आप उतनी जल्दी जॉब करेंगे ACCA करने के बाद, उतनी जल्दी you know you will be working with the big four and then you will be earning more and you will be fulfilling your dreams। अब इन्होंने फॉर्मूला दिया है, वैसे फॉर्मूले के बिना भी कर सकते हैं, मैंने आपको लॉजिकली सारे मैथ स्टेप्स बताए थे, आप उन स्टेप्स को देखेंगे। मैं भूपेश आनंद उसी कंसेप्ट से चलूंगा और टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 7 आज आपके सामने करने वाला हूँ। An expenditure of 2 million, 1 million is equal to 10 lakh. So 2 million is equal to 20 lakh dollars in respect to generate net cash flows of 5 lakhs each year for the next 7 years. आने वाले 7 सालों तक, बेटे पहले कहते हैं ना आंसर तो हो जाएगा, आने वाले 7 सालों तक आपको 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख आपको कैश इनफ्लो मिलने वाला है। और आज आपके जेब से 20 मिलियन 20 लाख रुपए चले जाएंगे। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो 20 लाख रुपए हैं अगर 5-5 लाख करके मिले तो कितने पीरियड में मिल सकते हैं। वैसे तो बेटे 4 साल आ ही गया। वैसे आई हैव टोल्ड यू द स्टेप्स ऑल्सो। कहते हैं जब स्टार्टिंग के क्वेश्चंस करते हो तो यू हैव टू फॉलो दो स्टेप्स, क्योंकि अल्टीमेटली आपका लॉजिक फाउंडेशन क्लियर होती है, उसके बाद तो शॉर्टकट लगा सकते हैं। कार जब नहीं सीखते हैं तो बेटे पहली बार ध्यान रखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गियर, पांचवा गियर कौन सा है। जब धीरे धीरे आपको आ जाती है तो आप बिना देखे भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फटाफट चेंज कर सकते हो, ऐसा है ना। बट स्टेप 1 इज आपको पहले देख कर करना है, फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं भूपेश आनंद टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 7 तो बेटा ओरली कर दिया। मैं आ गया जी नीचे, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 8। द प्रोजेक्ट विल इन्वॉल्व स्पेंडिंग ऑफ 1.8 मिलियन नाउ। अब पॉइंट ये आता है कि अगर आप टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो उसमें दे हैव नॉट गिवन एनी डिस्काउंटिंग रेट, बिकॉज डिस्काउंटिंग रेट इज नॉट गिवन। अच्छा, डिस्काउंटिंग रेट की जगह ना वो दूसरे नाम भी दे सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने एक बड़ी प्यारी सी स्लाइड प्रिपेयर किया है कि आपको कई बार क्या है कि वो डिस्काउंटिंग रेट ना देकर अलग अलग नाम दे सकते हैं, तो आपने घबराना नहीं है। You know, it means the same, that relevance is same. So either I can say it as, you know, present value factors कह सकते हैं, या डिस्काउंटिंग रेट कह सकते हैं, या कट ऑफ रेट कह सकते हैं, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह सकते हैं। तो कैप्लन में भी मैं बताऊंगा, दे हैव गिवन दिस, मैंने 2-3 और ऐड कर दिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह सकते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह सकते हैं। नाउ दीज कंसेप्ट विल बी डिस्कसिंग इन F9। अभी आप खाली समझ लीजिए कि डिस्काउंटिंग रेट का नाम, क्योंकि डिस्काउंटिंग रेट आया कहाँ से, इंटरेस्ट रेट से। इंटरेस्ट कहाँ से आया, इन्फ्लेशन रेट से। तो इट कैन बी नेम्ड एज इंटरेस्ट रेट और डिस्काउंटिंग रेट और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स और डिस्काउंट, कुछ भी कह सकते हैं बेटे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आपको ये बात थोड़ी सी समझनी है, लिख लीजिए बेटा। बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी इंपॉर्टेंट नोट बताया। जो समझदार बच्चे होंगे ना, कमर सीधी रखेंगे, मोबाइल फोन ऑफ रखेंगे, जल्दी से लिखेंगे। आज के लेक्चर में लेक्चर 4 और 5 की समरी आ जाएगी। आप जो भी 4 और 5 में बताया उसका प्रैक्टिकल आज हम कैप्लॉन बीबीबी से कर लेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, डिस्काउंटिंग रेट, कट ऑफ रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, ये बड़े सारे नाम है जी, बड़े सारे नाम है। विद हेल्प ऑफ दैट यू कैन नेम इट एंड यू कैन इजीली डू इट। तो मैं चाहता हूं कि आप टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाएं और एक बार पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको गिवन है अ प्रोजेक्ट विल बी स्पेंडिंग 1.8 मिलियन नाउ। नाउ मतलब अभी, अभी का मतलब T0 का मतलब वर्तमान काल। मैं समय हूँ, मैं चलता रहता हूँ। आप देखिए जी, आप 18 लाख रुपए या 18 लाख डॉलर्स आज खर्च कर रहे हैं और आपको 350 मिलेंगे।
आपको ये चेक करना है कि ये बताओ भाई साहब, एज अ ACCA, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ कंपनी, दैट हाउ मच, इन विच पीरियड, इन हाउ मेनी मंथ्स, इन हाउ मेनी ईयर्स यू विल बी गेटिंग बैक दिस $18 लाख। आपको $18 लाख कितने महीने में, कितने सालों में मिल जाएंगे? इजी है बेटे। वैसे तो इसमें आप स्टेप्स ना भी फॉलो करें जो मैंने बताए हैं। 18 डिवाइडेड बाय, मैंने कहा जी 3.5, ये लो 5.142, 5 ईयर्स 0.14 मंथ्स। अब आपको ये चेक करना है कि दैट शुड बी कैश इनफ्लो। मैंने आपको बताया था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन लेक्चर 2, लेक्चर 3 दैट वी विल बी कंसिडरिंग कैश फ्लोज। तो यहाँ पर कैश फ्लोज ही दिए हुए हैं। कैश फ्लोज का मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट। तो आपको कोई टेंशन की जरूरत है नहीं। इसका मतलब इक्वल कैश फ्लोज में आप फॉर्मूले से ओरली भी कर सकते हैं बिना फॉर्मूला यूज किए। एंड नाउ इफ इट इज अनइक्वल कैश फ्लोज, अगर वो अनइक्वल है, मतलब अनइक्वल का मतलब क्या है? कभी ज्यादा है, कभी कम है, फिर कभी ज्यादा है, कभी कम है। It means there are different types of cash inflows, uneven है, unequal है। तो उस केस में आपको क्यूमुलेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट डायरेक्टली यूज अ फॉर्मूला। जो स्टेप्स मैंने बताए यू हैव टू फॉलो दैट। बेटे ये प्रोजेक्ट नंबर ए है, ये प्रोजेक्ट नंबर बी है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट $4,50,000 की है। स्क्रैप वैल्यू इज 20,000। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रैप वैल्यू? जो आपने कैपिटल एसेट बाय किया, जो मशीनरी बाय की, उसको आप जब यूज करेंगे तो 5 साल में वो डेप्रिशिएट हो जाएगा। अच्छा, 5 साल में जब वो डेप्रिशिएट हो जाएगा तो 5 साल के बाद उसका जो बची खुची वैल्यू बचेगी उसको हम बोलते हैं दैट इज स्क्रैप वैल्यू। तो जो कबाड़ी वाला पैसे देगा उसको बोलते हैं $20,000 इज अ स्क्रैप वैल्यू। ईयर एनुअल कैश फ्लोज गिवन है, आप चेक करिए जी, कैश फ्लोज गिवन है। इट मींस ऑलरेडी दे हैव गिवन अस कैश प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एलोकेटेड जनरल ओवरहेड्स। जो भी नॉन कैश एक्सपेंस थे वो ऐड बैक कर दिए और आपके सामने कैश प्रॉफिट आया। ये बुक प्रॉफिट नहीं है, अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं है। ठीक है सर। तो प्रोजेक्ट नंबर बी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट $1,00,000, स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर 10,000। ईयर assume the initial investment at the start of the project। बेटे अब ये नहीं भी लिखा होता तो हम ये मान के चलते हैं, जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था लेक्चर 2 में, that outflow we will always assume that is being invested in the beginning of the year and the annual cash flows accrue evenly over the year। बेटे this again we always assume that cash inflows बराबर बराबर आती हैं और outflows beginning में दी जाती हैं। estimate which project the company should select if the objective is to minimize the payback period। पहली बात, अगर आप ध्यान से देखें तो पूरे इसमें आपको कहीं पे भी डिस्काउंटिंग रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कट ऑफ रेट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट गिवन नहीं है। इट मींस यू हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल पे बैक पीरियड। पहली बात। दूसरी बात, आपको मैंने बताया कि जिसकी जितनी जल्दी ACC होगी वो ज़्यादा समझदार बच्चा होगा। इट मीन्स द पे बैक पीरियड, द शॉर्टर पे बैक पीरियड बेटर इट इज। जितना पे बैक पीरियड शॉर्टर होगा उतना बढ़िया है। तो आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट ए का स्टेप्स लगाएंगे जो स्टेप्स मैंने बताए। फिर प्रोजेक्ट नंबर बी में आप वो स्टेप्स लगाएंगे। तो स्टेप प्रोजेक्ट नंबर ए का पे बैक पीरियड निकाल लेंगे, प्रोजेक्ट नंबर बी का पे बैक पीरियड निकाल लेंगे और उसके बाद हम आगे कहानी लेकर चलेंगे। कहानी किस्मत की, बिल्कुल आसान है। कमर सीधी करिए, कैलकुलेटर सामने रखिए, मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आप हेडिंग लिखिए जी, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड। प्रोजेक्ट नंबर ए की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। आप ये बताओ, ये देख लो ना, आप टाइमलाइन भी बना सकते हो। $450 मिलियन आपकी जेब से गए और आपको मिले कितने? फर्स्ट ईयर में मिले, सेकंड ईयर में मिले, थर्ड ईयर में मिले। फर्स्ट ईयर में कितने मिले? 200 मिले। सेकंड ईयर में कितने मिले? 150 मिले। थर्ड ईयर में कितने मिले? 100 मिले। और थर्ड ईयर के एंड में आपको स्क्रैप वैल्यू कितनी मिली बेटे? स्क्रैप वैल्यू कितनी मिली? अच्छा 4, 5। ठीक है सर। 100 100 100 मिले। ठीक है। वैसे इसको आगे लिखना चाहे लिख सकते थे, 4 और 5 भी लिख सकते थे। 100 100 और फिफ्थ ईयर में आप 100 ना लिख कर पता क्या करें, 120 लिख लें, 110 लिख लें। वैसे उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि पे बैक पीरियड पहले रिकवर हो गया। बेटे यही तो ड्रॉबैक है कि पे बैक पीरियड जैसे ही आपका रिकवर हो जाता है, जैसे ही आप पे रिसीव कर लेते हैं, तो उसके बाद जो पैसे मिलते हैं दैट इज़ नॉट टू बी कंसिडर्ड। ठीक है सर। तो देखिए जी, ये आ गया आपके सामने 200 ईयर वन क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। मैं तो कहता हूँ इस तरह से करिए, 200
फिर 350, फिर 450। मैंने जैसे आपको कराया ना वैसे करें। अप टू फर्स्ट ईयर आपको इनफ्लोज कितनी मिलेंगी? 200। अप टू सेकंड ईयर आपको कैश इनफ्लोज कितने मिलेंगे? 350। अप टू थर्ड ईयर आपको कितनी मिलेंगी? 450। आपको 450 चाहिए, इतना साइन दीजिए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। ज्यादा लेके भी क्या होना यार। इट मीन्स इन 3 years वी कैन इजिली कलेक्ट दैट बैक मैन दैट मनी। तो प्रोजेक्ट ए में स्क्रैप वैल्यू का कोई यूज ही नहीं था। ठीक है सर। अब हम सेम प्रोसेस लगाएंगे प्रोजेक्ट नंबर बी में, और इसमें देखेंगे कि हमारे पास 50 है जी, 90 है जी। अब हमारे को चाहिए सेकेंड ईयर तक तो 90 आ गए मुझे, और क्या कितने चाहिए? 10। और कितने आ रहे हैं? 30 इंटू 12। तो आप चेक करिए 10/30। अगर आप मंथ्स में निकालना चाहें तो 10/30 इंटू 12, दैट कम्स टू 3.99। तो 2 years, या ऐसा कर लीजिए 2.2 years, या 10/30 कर लें अगर सीधा ही, तो 10/30 आ गया जी। 10/30 ये आ गया जी 2.33 years, और ऊपर आ रहा था 3 years। बेटर है कि आप प्रोजेक्ट नंबर बी करें। इट कैन बी कैलकुलेटेड इन मंथ्स ऑल्सो, क्योंकि ऊपर प्रोजेक्ट ए मैंने ईयर्स में निकाला था इसलिए इसको भी ऐसे कर दिया। आप चेक करिए नीचे ये लिखा हुआ है इट कैन बी कैलकुलेटेड इन मंथ्स ऑल्सो, सो प्रोजेक्ट बी शुड बी एक्सेप्टेड। ठीक है सर। उसके बाद मैंने आपको बताया था देयर आर सम डीमेरिट्स ऑफ पे बैक पीरियड, एंड देन वी स्टार्टेड अबाउट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डिस्काउंटेड कुछ नहीं, आपने कैश इनफ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उनकी डिस्काउंटिंग कैलकुलेट करके प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और फिर जो भी क्यूमुलेटिव कैलकुलेट करना है उस प्रेजेंट वैल्यू का करना है। देखिए जी, प्रोजेक्ट नंबर ए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, स्क्रैप वैल्यू, ईयर, एनुअल कैश फ्लोस। आपकी जेब से 4,50,000 जा रहे हैं, आपको 1-2-20,000 रुपये मिल रहे हैं। मैंने कहा मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये लीजिए, मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ पेन का, आप नाराज मत होइए बेटे, मैं पेन का कलर भी चेंज कर रहा हूँ। अब देखिए जी 4,50,000 मैंने यहाँ पर कर दिया। 4,50,000 आपकी जेब से जा रहे हैं, और आपको मिल रहे हैं 200,000, 150,000, 100,000, 100,000, और लास्ट में भी मैंने छोटा सा लिख दिया 100,000, और यहाँ लिख दिया 1,20,000। आप बता सकते हैं कोई बच्चा कि मैंने लास्ट 5th ईयर में 1,20,000 क्यों लिखा? क्योंकि जो 20,000 रुपये की स्क्रैप वैल्यू है वो भी तो 5th ईयर में मिलेगी। अब हमने क्या करना है, इसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है मेरे दोस्त, और प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपके पास प्रोजेक्ट का डिस्काउंटिंग रेट पता होना चाहिए। तो डिस्काउंटिंग रेट देखिए कितना है, अच्छा नीचे दिया होगा। अच्छा, इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, अगर 10% है, अच्छा 10% है तो बेटा 10% तो बड़ा सिंपल है, 1 डिवाइडेड बाय 1.10, ये आ गया जी 0.9। वैसे तो ये आपको वैल्यूज दी होंगी पेपर में, बट आप इजीली कैलकुलेटर से कर सकते हैं। अब इक्वल टू कर दीजिए 0.826, फिर इक्वल टू कर दीजिए 0.751, फिर इक्वल टू कर दीजिए 0.683, फिर इक्वल टू कर दीजिए 0.6209। बेटा ये तो बड़ा इजी है, आप ये समझ लीजिए डिवाइड करना और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना इज वेरी इजी। 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू आपके पास वैल्यूज आती गई। ये देखिए साहब, मैं इक्वल टू करके निकाल रहा हूँ, कुछ मुश्किल है नहीं। तो आपने क्या किया, आपने प्रोजेक्ट ए का भी और बी का भी निकाल लिया। ये देखिए जी, ये वैल्यूज दी हुई हैं 0.90, दिस। ये वैसे आपको टेबल ये वाली वैल्यूज गिवन होंगी, अदरवाइज यू कैन कैलकुलेट विद द कैलकुलेटर। कैश फ्लोस 450, और इसकी वैल्यू निकाली तो ये प्रेजेंट वैल्यूज आ गई। ये तो इजी है बेटा प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना। आई हैव कैलकुलेटेड द प्रेजेंट वैल्यू। आप देखिए लास्ट ईयर में 120 है, क्योंकि 1 लाख इज ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो एंड 20,000 इज द स्क्रैप वैल्यू, दैट इज द टर्मिनल कैश इनफ्लो, जो 5th ईयर में ही होगी जब आप मशीन को बेचेंगे। तो आई थिंक आप कर सकते हैं, कुछ मुश्किल है नहीं। और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में भी वही लॉजिक है, द प्रोजेक्ट हैविंग द लोअर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड बेटर इट इज। जितनी जल्दी हो जाए उतना बढ़िया।
नाउ इट हैज सम एडवांटेजेस, कहते हैं किसी भी चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में एक पॉजिटिव ये है कि वी आर कंसिडरिंग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, बट एक नेगेटिव ये भी है कि जैसे ही आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गया, आप उसके बाद वाली इनफ्लोज को कंसिडर नहीं करते। यू डोंट कंसिडर दोज इनफ्लोज विच आर आफ्टर रिकवरी of the initial outflow. So that is a negative point which is to be taken into account. So these are the negatives. It ignores, देखिए, it ignores the time value of money, but discounted take लेता है, does not take into account cash flows beyond the project. ये बड़ा important एक negative है discounted में भी और normal में भी, that they do not consider those cash flows which are after that payback period. तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ आगे चलूँगा, दैट इज़ लेक्चर नंबर 6 में पहले आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू एक्सप्लेन करूँगा और मैं एक नया टूल बताऊँगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। आपके कैपलोन में नहीं दिया, बीबीबी में नहीं दिया, बट मॉक टेस्ट में कवर्ड है। तो बेटा हम उसको डिस्कस करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू को और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को, और फिर IRR करेंगे। बड़ा मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।